और हाँ, कंपेयर करते वक्त दो सेम टाइप के फंड को ही कंपेयर करना, रॉन्ग फंड को कंपेयर नहीं करना है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप यहां तक पहुंच गए, सो दैट्स ग्रेट थिंग। सो हमने पिछले वीडियोस में कवर किया कि सबसे पहले बेसिक्स क्या है म्यूचुअल फंड के, काम कैसे करता है, एयूएम क्या है, एनएवी क्या है, इसके अलावा हमको बेस्ट चूज कैसे करना है ये भी हमने देखा कि एक्सपेंस रेशियो क्या है, उसके बाद फिर कैटेगरी एवरेज क्या है, बेंचमार्क इंडेक्स क्या है। सो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि भाई हम बाय कैसे करें। अब तो हमने सब कुछ देख लिया, लेकिन बाय कैसे करें, व्हाट इज द बेस्ट वे टू बाय, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जिट कैसे करें। बाय तो कर लिया, बट एग्जिट भी कैसे करें। सो ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं सो डेफिनेटली लिंक यहाँ पे भी है और डिस्क्रिप्शन में भी है, आप जाके पिछले सारे वीडियोस देखेंगे तो आपको इसका भी पूरा कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा। मेरा नाम है लोकेश तिवारी और आप देख रहे हैं बी फाइनेंशियली फ्री। ये पूरी म्यूचुअल फंड की सीरीज है जिसमें हम सारी चीजें अनलॉक कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा थर्ड पार्ट, क्योंकि हमने दो वहां पे कवर कर लिए थे पिछले वीडियो में, जिसमें से एक था कि यार बेसिक्स अंडरस्टैंड कैसे करें म्यूचुअल फंड को, दूसरा बेस्ट कैसे चूज करें, एंड तीसरा पार्ट जो कि अब हम कवर करने वाले हैं कि बाय कैसे करें। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हमने पहले पार्ट में देखा था कि किसी भी म्यूचुअल फंड को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कौन कौन से पैरामीटर जानने ज़रूरी हैं। सो उसमें से कुछ बेसिक्स थे, जैसे कि एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट, सेकंड एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू, थर्ड इज टीआरआई विच इज़ टोटल रिटर्न इंडेक्स, मतलब रिटर्न कितना मिल रहा है हमें टोटल, एंड देन फोर्थ इज यार ये एक्टिव म्यूचुअल फंड है या फिर पैसिव म्यूचुअल फंड है। ठीक है, देन दूसरा पॉइंट आया था कि चलो ठीक है अभी हमें अंडरस्टैंड हो गया है, बट अब हम बेस्ट कैसे चूज करें। सो उसके लिए क्या क्या पैरामीटर है। सो हमने फिर कुछ पैरामीटर देखे थे, जैसे कि बेंचमार्क इंडेक्स क्या है, कैटेगरी एवरेज क्या है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, एंड देन लास्ट इज ये डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है या रेगुलर म्यूचुअल फंड है। सो ये दोनों चीज़ों से हमें समझ में आ गया था कि यार एक कौन सा म्यूचुअल फंड कैसा है, एंड नंबर 2 कौन सा बेस्ट है। नाउ हम थर्ड पार्ट देखेंगे कि अब इसको खरीदना कैसे है। जैसे कोई भी अगर हमें टीवी खरीदनी हुई तो या तो हम ईएमआई पे ले लें या तो एक साथ पे कर दें। वैसे ही जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो दो आपको सवाल मिलेंगे, सर एसआईपी करना पसंद करोगे या लमसम। अब ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि एसआईपी करें कि लमसम करें। सी लॉन्ग रन में ना एसआईपी इज बेनिफिशियल, ठीक है, क्योंकि आपका थोड़ा थोड़ा पैसा जाता है और अगर मार्केट नीचे है तो आपको चीजें सस्ते में मिल जाती है, अगर आप मार्केट ऊपर भी है तो आप ज्यादा नहीं खरीदते क्योंकि आपका स्पेसिफिक अमाउंट ज्यादा, तो इस तरीके से एवरेज होता रहता है, तो उस तरीके से आपको बेहतर रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर मार्केट नीचे है, आपके पास लमसम पैसा भी पड़ा हुआ है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये सस्ते में मिल रहा है, तब आप थोड़ा सा लमसम भी जा सकते हो। सैलरीड लोगों के लिए एसआईपी इज द बेस्ट। लेकिन अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप अपने शॉप चला रहे हो जहां पे लगातार पैसे नहीं आते, बीच बीच में पैसे आते हैं, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, इस तरीके से आपको चंक में पैसे मिलते हैं, देन लमसम इज बेस्ट फॉर यू गाइस। सो इस तरीके से आप खुद डिसाइड कर सकते हो। अगर आपके पास रेगुलर इनकम है गो विद एसआईपी, अगर आपके पास रेगुलर इनकम नहीं है देन लमसम इज बेस्ट। इसके अलावा एक और कंफ्यूजन है कि ग्रोथ म्यूचुअल फंड ले या डिविडेंड म्यूचुअल फंड ले। सो यार ऐसा होता है कि जो म्यूचुअल फंड है ये एंड ऑफ द स्टॉक ही खरीदते हैं, ठीक है। सो यार जब भी हम इन्वेस्टिंग करते हैं कंपनियों में, बिजनेसेस में, तो जो बिजनेसेस को प्रॉफिट आता है उसमें साल के बीच में कुछ अमाउंट वो देती है अपने शेयर होल्डर्स को, उसी को हम डिविडेंड कहते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे इन्फोसिस है, 12 रुपए का डिविडेंड, 15 रुपए का डिविडेंड वो सालाना हमको मिलता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सो सिंपल, आपको गूगल पे जाना है, टाइप करना है इन्फोसिस एनएससी डिविडेंड, ठीक है। तो हम लोग एनएससी की वेबसाइट पे चलेंगे, वहां पे सबसे ज्यादा क्लियर इंफॉर्मेशन मिलती है। कंपनी की इंफॉर्मेशन ये आपको दिख रहा है, कॉर्पोरेट एक्शंस। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कॉर्पोरेट एक्शंस में 15 रुपए का डिविडेंड मिला हुआ है 31 मई 2021 को। देन इंटरिम डिविडेंड 12 रुपए का 2020 में, अक्टूबर 2020 में, फिर 9.5 रुपए का। सो इस तरीके से अब एंड ऑफ द डे ये म्यूचुअल फंड्स भी इन्हीं कंपनियों का स्टॉक ले रहे हैं। जैसे हमने मेरे एसेट में देखा तो उसने इन्फोसिस खरीदा हुआ, तो अभी वो जो डिविडेंड मिलता है उसका क्या करें। अगर आप चाहते हो कि वो डिविडेंड आपको अपने पास चाहिए तो आप डिविडेंड वाला म्यूचुअल फंड चूज करो, तो साल के अंत में जो डिविडेंड मिलेगा वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको चाहिए कि यार वो जो डिविडेंड मिल रहा है ना उसको भी मेरे नाम से ही इन्वेस्ट कर दो, सो देन टेक ग्रोथ म्यूचुअल फंड। सो किसके लिए ग्रोथ अच्छा है, किसके लिए डिविडेंड अच्छा है। सी अगर आप 55-60 की एज में हो और आपकी जो इन्वेस्टिंग है इसी से आपकी जो डिविडेंड की इनकम आ रही है उससे आपका काम चल रहा है तो गो फॉर डिविडेंड। बट अगर आप यंग हो, काम कर रहे हो और आपको बीच बीच में इस शॉर्ट मनी की, ये स्मॉल मनी की जरूरत नहीं है तो बेटर इन्वेस्ट इट।
ठीक है, उसको री इन्वेस्ट होते रहने दो, टेक गो फॉर ग्रोथ। सो अगर आप यंग हो, गो फॉर ग्रोथ। अगर आप कोई इनकम की जरूरत है साल के अंत में, अगर आपको एक अच्छी इनकम मिल जाए तो गो फॉर डिविडेंड। बट हम शुरू ही एसआईपी से करते हैं 1000-2000 रुपए से, डिविडेंड में आएगा भी कितना, 15-20 रुपए, इससे बेटर है कि उसमें इन्वेस्ट ही हो जाए। ठीक है, सो आई होप आपको ये पूरा टीवी वाले एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, विच इज यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड करने के लिए एवीएम, एनएवी, टीआरआई, ये सब चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। देन सेकंड स्टेप है चूज बेस्ट करने के लिए आप एक्सपेंस रेशियो देखोगे, कैटेगरी एवरेज देखोगे, बेंचमार्क इंडेक्स देखोगे कि भाई इंडेक्स से ऊपर है या नहीं है, और फिर आप डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर भी कंपेयर करके फिर आप डायरेक्ट में जाओगे। उसके बाद जब खरीदने की बारी आएगी, बाय करने की बारी, तब आपका क्वेश्चन आएगा कि बाय एसआईपी लेना है, लंप सम लेना है। वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। रेगुलर इनकम है तो एसआईपी के साथ जाओ, अगर आपके बिजनेस वाली इनकम है जो बीच बीच में कभी कभी आती रहती है साल भर में, तो लंप सम के साथ भी आप जा सकते हो। ग्रोथ वर्सेस डिविडेंड, यंग हो तो डेफिनेटली ग्रोथ वर्सेस जाओ, डिविडेंड अगर आपको इनकम की जरूरत है तो डिविडेंड वर्सेस जाओ। सो दिस इज इट अबाउट म्यूचुअल फंड। सारी टर्मिनोलॉजी जो हमने देखी थी हम एक बार फिर से यहाँ पे रिविजिट कर लेते हैं। स्टेप 1 टू अंडरस्टैंड करने के एवीएम क्या है, एनएवी क्या है, एक्टिव और है या म्यूचुअल या पैसिव म्यूचुअल फंड है, टीआरआई क्या है, टोटल रिटर्न इंडेक्स क्या है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है, या डेट म्यूचुअल फंड है। ये हमको इन्फॉर्मेशन से समझ में आएगा कि ये कौन सा टाइप का म्यूचुअल फंड है। उसके बाद अगर मुझे चूज करना है, कंपेयर करना है यार बेस्ट कौन सा है, तो मैं एक्सपेंस रेशियो देखूंगा, कैटेगरी एवरेज देखूंगा, बेंचमार्क इंडेक्स देखूंगा, और फिर मैं देखूंगा रेगुलर लूं कि डायरेक्ट लूं, और फिर मैं डायरेक्ट वाला चूज करूंगा। लेकिन जब खरीदने जाऊंगा तो फिर मैं देखूंगा एसआईपी करना है कि लमसम करना है, ग्रोथ वाला लेना है या डिविडेंड वाला लेना है। सिंपल। इस तरीके से आप बहुत ही क्लियरली अपना म्यूचुअल फंड चूज करते हो। इसके बाद हम एक और म्यूचुअल फंड को पूरा साथ में बैठ के देखेंगे कि यार ये म्यूचुअल फंड सही है या नहीं सही है। उससे भी आपको काफी कॉन्फिडेंस आएगा कि आप अगली बार खुद भी एक अच्छा सा अपना म्यूचुअल फंड ढूंढ सकते हो आपके हिसाब से। कंपेयर करने के लिए कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे कि ग्रो की वेबसाइट है म्यूचुअल फंड कंपेयर, वहां पे जाके आप कंपेयर कर सकते हो इजीली। मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूं, ठीक है। और हाँ, कंपेयर करते वक्त दो सेम टाइप के फंड को ही कंपेयर करना, रॉन्ग फंड को कंपेयर नहीं करना है। जैसे ये लार्ज कैप फंड है तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से करेंगे, जैसे कि हम एक्सिस ब्लू चिप भी लार्ज कैप में ही आता है, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख रहे हो नाम लार्ज कैप यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लार्ज कैप लिखा हुआ है, मतलब दोनों फंड लार्ज कैप के फंड है। अब ये दोनों का कंपैरिजन बनता है, वरना इसके सामने मैं स्मॉल कैप रखूंगा तो फिर कंपैरिजन बनेगा नहीं। ये ग्रो की वेबसाइट है जो कि मुझे कंपैरिजन के मामले में काफी इजी लगी। सो एक साल में जो इनका रिटर्न है 54%, 56%, व्हिच इज नाइस, मतलब कंपेरेबल लग रहा है, एकदम सेम स्पीड से चल रहा है। लॉन्ग रन में मेरे एसेट इज गिविंग 19.9%, जबकि एक्सिस ब्लू चिप इज गिविंग 22.3% 3 साल में। 5 साल में भी एक बार देख लेते हैं। हाँ, 5 ईयर में मेरे एसेट लार्ज कैप इज गिविंग अराउंड 18%, 17.9% यहाँ पे दिख रहा है, एंड एक्सिस ब्लू चिप इज गिविंग 19.6%। तो यहाँ पे कंपैरिजन वाइज अगर आप देखोगे 5 साल का रिटर्न, तो उसमें एक्सिस ब्लू चिप थोड़ा ज्यादा बेहतर लग रहा है, लेकिन नीचे जाता है। एक्सपेंस रेशियो दोनों का मिलता जुलता है, 0.54, 0.46%। एनएवी ठीक है, कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। फंड स्टार्टेड, दोनों फंड 2013 में ही शुरू हुए हैं। दोनों का फंड साइज भी ऑलमोस्ट सेम है, 30,000 करोड़ और 32,000 करोड़। रिटर्न रेट हमने देख ही लिया है। यहाँ पे देखिए प्रोज एंड कॉन्स भी लिख के काफी इजीली आ जाते हैं कि इसका प्रोज क्या है, इसका कॉन्स क्या क्या है। सो कॉन्स में देखिए यहाँ पे जो एएम का साइज लिखा हुआ है उसके बारे में कॉन्स लिखा हुआ है कि ये बहुत बड़ा साइज है। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि क्यों इसको कॉन्स बोल रहा है। मान लीजिए कि आपके दोस्त की सैलरी 5,000 रुपए है, ठीक है। आपको क्या लगता है अगर वो एक महीना मेहनत करे तो क्या 5,000 की सैलरी 10,000 हो सकती है? सो आंसर होगा आपको कि हाँ हो सकती है, अगर दूसरी जॉब ढूंढे तो मिल सकती है। आपका दूसरा दोस्त है, उसकी 10,000 सैलरी है, अगर वो 3 महीना जम के मेहनत करे तो क्या उसकी सैलरी 10,000 से 12,000, 15,000 दूसरी जॉब में हो सकती है? आप बोलोगे हाँ भाई हो सकती है। अब आपका तीसरा दोस्त है जिसकी सैलरी 1 करोड़ रुपए है, अब अगर वो 5 महीना जम के मेहनत करे तो क्या उसकी सैलरी 1 करोड़ से 2 करोड़ हो सकती है? चांस कितने हैं? सो जैसे फंड हाउस बड़ा हो जाता है, सो उसमें जो एक ग्रोथ होती है वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है। दैट्स इट। इसीलिए एक बहुत बड़ा साइज होने पे एक्सपेक्ट करते हैं लोग कि अब यहाँ से इसकी जो रफ्तार है थोड़ी स्लो हो जाएगी, 17-18% पे कंटिन्यू करेगा। सो जो छोटा फंड होता है ऑब्वियसली वो तेज ग्रोथ करता है, क्योंकि उनके जो फंड साइज छोटे होते हैं तो वो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। जिसका फंड साइज ही बड़ा है तो उसको बहुत सारी कंपनियां ढूंढनी पड़ेंगी अच्छी, और आपको पता है कि अच्छी कंपनियां कितनी है, 100-200 से ज्यादा है नहीं कुल मिला जुला, ठीक है। और हाँ, टॉप
होल्डिंग एनालिसिस भी यहाँ पे काफी इजीली दिया हुआ है कि इक्विटी में कितना है, कैश में कितना होल्ड कर रहे हैं, टॉप होल्डिंग कौन कौन सी है आप देख सकते हो। आप टॉप होल्डिंग मेरे एसेट में इन्फोसिस में सबसे बड़ी होल्डिंग है विच इज 9%, जबकि एक्सिस ब्लू चिप का उतना ही होल्डिंग इन्फोसिस में भी है, वो सेकंड नंबर में, बट उसका सबसे ज्यादा होल्डिंग बजाज फाइनेंस में है। ठीक है, इसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक भी, इसमें भी एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, देख रहे हो दोनों मिलते जुलते फंड है, बस सिर्फ वेरिएशन परसेंटेज का थोड़ा अलग अलग है, बाकी दोनों मिलते जुलते फंड है। तो इस तरीके से आप चूज कर सकते हो। इसको मैनेज कौन कर रहा है वो भी यहाँ पे नाम दिया हुआ है, वो बंदा है कौन, डिस्क्रिप्शन क्या है, लॉन्च डेट क्या है, इसका कस्टोडियन कौन है, सब कुछ यहाँ पे है, सब कुछ। तो इस तरीके से आप अपने फंड्स को आसानी से कंपेयर कर, बट याद रहे सही फंड को सही फंड से कंपेयर करना, लार्ज को स्मॉल से मत करने लगना। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया? वाह वाह। सो फिर से मैं बता देता हूँ कंपैरिजन वाला कि 8th के बच्चे को 10 से नहीं कंपेयर करना होता है, 8th का मार्क्स 8th वाले सारे बच्चों से, 10th का 10th वाले। सो लार्ज कैप को लार्ज कैप से, मिड कैप को मिड कैप से, फ्लेक्सी कैप को फ्लेक्सी कैप से, इन सबसे आपको कंपैरिजन करना है। यहाँ पे क्रिसिल रेटिंग भी है, 5 स्टार की रेटिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरे म्यूचुअल फंड का डिटेल देख सकते हो ग्रो की वेबसाइट पे। इसके अलावा मैं खुद मनी कंट्रोल भी काफी यूज करता हूँ, यहाँ पे भी देख लेते हैं, सेम अलग तरीके से डेटा रिप्रेजेंटेड है। फंड साइज ये रहा, एक्सपेंस रेशियो ये रहा, एनएवी ये रहा, क्रिसिल रैंक यहाँ पे भी है। ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न रेट भी आपका दिख रहा है, कैटेगरी एवरेज भी यहाँ पे ही है, निफ्टी के साथ जिसके साथ इसका कंपैरिजन है उसके साथ भी ये कंपैरिजन करके दिखा रहा है। ठीक है, और अलग अलग टाइम फ्रेम पे इसका रिटर्न क्या है वो भी यहाँ पे है। टैक्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, पोर्टफोलियो साइज क्या है, कौन से परसेंटेज में कितना इन्वेस्टमेंट है, कौन सी कंपनी में कितना होल्डिंग है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी होते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, शार्प रेशियो, टेनर्स रेशियो, शेरिसंस रेशियो। सो ये चीजें भी हैं देखने के लिए ऑब्वियसली। सो इसको आप एक बार पढ़ सकते हो कि जो कैटेगरी एवरेज है उससे कितना डेविएट होता है, कितना वोलेटिलिटी है। तो अगर कैटेगरी एवरेज से थोड़ी ज्यादा वोलेटिलिटी है, इसका मतलब ये हुआ कि जब मार्केट में फ्लक्चुएशन होगा तो इसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा, सिंपल। सो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब हो गया कि इसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा। उसी सेम चीज को बीटा भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना फ्लक्चुएशन होगा। देन शार्प रेशियो का मतलब हो गया कि रिस्क लेने के बाद कितना एक्स्ट्रा रिटर्न ये जनरेट कर पाया। सो यहाँ पे लिखा है कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पाया। सिमिलरली अब यहाँ पे देख रहे हो हाई वोलेटिलिटी के बारे में स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा से रिप्रेजेंटेड। मैं एक दूसरा म्यूचुअल फंड दिखाता हूँ जहां पे काफी स्टेबल है, पराग फ्लेक्सी कैप दैट म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल फंड आप देखो, इसमें अगर आप आओगे लो वोलेटिलिटी, कैटेगरी एवरेज के हिसाब से लो वोलेटिलिटी है, बीटा भी इसका सही है, शार्प रेशियो भी सही है, ये सारे रेशियो सही, जो ग्रीन में लिखा है मतलब सही है, पांचों चीजें सही है। एंड इसका ऑल टाइम का रिटर्न भी आप देखो अराउंड 22% है। सो इट्स अ गुड फंड, बट इसमें सबका सब पैसा इंडिया में नहीं लगता, 30% ये माइक्रोसॉफ्ट और फॉरेन कंपनियों में पैसा लगाता है। अगर कोई इंटरेस्टेड है कि यार मुझे थोड़ा पैसा डाइवर्सिफाई करना है, यूएस स्टॉक्स में भी लगाना है, तो अब इसलिए ये म्यूचुअल फंड वो ले सकता है। ग्रेट। सो कंपैरिजन कैसे करना है, फुल डिटेल कैसे देखना है, ये भी हमने देख लिया मनी कंट्रोल पे जाके पूरा। सो अभी तक हमने ये देख लिया कि म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे कंपेयर करना है, कैसे एनालिसिस करना है, कौन सा बाय करना है, ये सब चीजें देखी। बट अभी तक हमने ये नहीं देखा कि म्यूचुअल फंड यार ले तो लिया, एग्जिट कैसे करेंगे और कब करना है। एग्जिट करना इतना आसान नहीं है, ये ऐसे हो गया कि अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में घुस तो गए, लेकिन एग्जिट करने का अगर रास्ता आपको नहीं पता है तो आपको बोलते ना जितना प्रॉफिट होना चाहिए उतना नहीं होगा, उससे कम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं वो आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। एंड टैक्सेशन भी बात करेंगे एंड कॉमन क्वेश्चंस पे भी बात करने वाले हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसी स्ट्रीक में देखो, इसी स्ट्रीक में फिनिश करो। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।